मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमकुंड साहिब के लिए पहले जत्थे को किया रवाना। 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस का भी किया लोकार्पण। हेमकुंड के लिए पहला जत्था रवाना। हरिद्वार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगात। 120 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम आवास के 528 मकानों की भी सौंपी चाबी। टिहरी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 मजदूरों की घायल। NH 94 पर पार्थो बैंड के पास देर रात हुई घटना। गंभीर घायलों को हायर सेंटर किया रेफर। यमुनोत्री धाम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने की पूजा अर्चना। पैदल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का जाना हाल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या यमुनोत्री धाम पहुंची। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने जानकी चट्टी के यमुनोत्री धाम तक पैदल यात्रा की और मां यमुना की पूजा अर्चना की। पैदल यात्रा में मंत्री रेखा आर्या ने रास्ते में श्रद्धालुओं से चर्चा भी की और चारधाम यात्रा में उनके अनुभवों को सुना। आज बड़े सौभाग्य से मुझे के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से यात्रा पूरा यमुना पथ में चलते हुए माँ के उद्गम स्थल तक पहुँचना। उधम सिंह नगर के खटीमा में खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बिरगा गांव, कुटरा, चांदा समेत अन्य जगहों में भी खनन माफियाओं को प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है। खनन माफिया लगातार खटीमा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें कि खनन माफिया रात में भी कई जगहों पर मकानों की बुनियाद भरने का कार्य करते हैं, जिस पर सीओ ने बताया कि क्षेत्र में चल रहे खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सूचना तीनों थानों में दे दी गई है। ये हमारे खटीमा सर्कल के तीनों थानों को के थानाध्यक्षों को हमने निर्देशित किया है कि जहाँ पे भी अवैध खनन मिलेगा तो तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई करें। और मेरे द्वारा भी स्वयं जहाँ पे ऐसी सूचना आ रही है, हम स्वयं भी इसमें चेकिंग में रहते हैं रात भर। तो जहाँ भी अवैध खनन चलता है हम कार्रवाई करते हैं। अभी हमने 8 डंपर भी सीज किया और कई ट्रैक्टर ट्रॉली भी हमने अवैध खनन में सीज कर रखा। चंपावत जिले में 3 दिवसीय एस्ट्रो वीक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिले के लोहाघाट स्थित पर्यटक स्थल एबर्ट मॉन्ट में पर्यटन विभाग के निकॉन कंपनी के सहयोग से 16 मई से 18 मई तक आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के एस्ट्रो फोटोग्राफर व विशेषज्ञ फोटोग्राफर प्रतिभाग करने पहुंचे हैं। जिले के इस पर्यटक स्थल में नाइट स्काई सेंचुरी में दूरबीन, कैमरों व आधुनिक उपकरणों की मदद से प्रदूषण मुक्त पर्यावरण सहित खगोलीय घटनाओं को कैमरे में कैद किया जाएगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की भी जाएगी। वहीं इस कार्यशाला में चंपावत जिले के भी कई युवा फोटोग्राफर प्रतिभाग कर रहे हैं। 4 दिवसीय एस्ट्रो वीक का आयोजन कल साई से शुरू हो गया है। कल साई हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसके बाद हमारा कल एस्ट्रो ऑब्जर्वेशन हमने कराया था। आज सुबह 5 बजे से हमने पूरा एरिया में पूरा विजिट करके यहाँ पे बर्ड वर्कशॉप कराई है। अभी भी हमारी वर्कशॉप चल रहे हैं। शाम के टाइम फिर से हमारा एस्ट्रो ऑब्जर्वेशन होगा। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए पांडवास, जो कि जाना माना बैंड उत्तराखंड का, उसको हायर किया है। तो आज शाम को और कल शाम को अपनी प्रस्तुति देगा। लोहाघाट क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, धार्मिक पर्यटन के अलावा। तो हम चाह रहे हैं कि इस एरिया में जो स्कोप है आपका बर्ड, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड स्पीशीज हैं, यहाँ से बहुत ही क्लियर स्काई दिखता है, तो लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे एज ए हिल स्टेशन प्रमोट हो। मैंने शुरू की एस्ट्रो फोटोग्राफी तो बहुत डिफिकल्ट थी। ये डिफिकल्ट काम को मेरे को चैलेंज लिया और मैं आई वाज वन ऑफ द एस्ट्रो फोटोग्राफर्स, अर्लीस्ट एस्ट्रो फोटोग्राफर्स इन इंडिया, क्योंकि मुझे बहुत खास लगता था ये करना कि जब एक रिजल्ट आता था, एक फोटो बनती थी और लोग देखते थे। लेकिन आजकल डिजिटल कैमरे के ज़माने में तो हर कोई एस्ट्रो फोटोग्राफी इतनी आराम से, आसानी से करता है कि सोशल मीडिया पे तो रोज़ कितने फोटोग्राफ्स आते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी के। अभी बहुत ईजी हो गई है। यहाँ से स्काई जो है वो बहुत अच्छा दिखेगा मॉनसून के बाद, तो ये जगह सूटेबल है। ये एस्ट्रो वर्कशॉप है, इसमें बर्ड फोटोग्राफी है, लैंडस्केप है। हालांकि मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी नहीं करता हूँ,
इस तरह की मैंने बर्ड फोटोग्राफी वगैरह करते हैं कि फोटोग्राफी में खाली लाइट का सब्जेक्ट में कैसे स्ट्राइक कर रही, किस डायरेक्शन से आप किस समय खींच रहे हैं, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, छोटी छोटी चीज़ें। आजकल मोबाइल भी है, बड़े बड़े कैमरे भी आ गए, तो सबकी पहुंच में फोटोग्राफी है। तो थोड़ी बेसिक नॉलेज जब तक नहीं है तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसके लिए दावेदारी की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए चुनाव आयोग जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। भाजपा इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि बागेश्वर विधानसभा में विकास के लिए काम करने वाले स्वर्गीय चंदन रामदास की मेहनत का प्रतिफल पार्टी को जरूर मिलेगा। उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बागेश्वर चुनाव क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से 6 माह के अंदर होना है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ पर हुई है। तो जहाँ तक चुनाव की तैयारियों का विषय, भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है। तैयारी पूरी है। जहाँ तक प्रत्याशी का प्रश्न है, ये संगठन के लोग बैठ करके इसको तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी तय करेगा। जो वहाँ पर हमारे प्रत्याशी थे, जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो काम वहाँ पर किया है और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को इतने लंबे समय से सींचा है, तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ पार्टी को मिलेगा और बहुत बड़े बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 3 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं आज बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 2.5 लाख पार हो गई है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही कुबेर ग्लेशियर और भैरव ग्लेशियर पॉइंटों की मरम्मत और बर्फ हटाने के लिए भी टीमें गठित की गई हैं। देहरादून में 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव का समापन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया कि राज्य में मोटे अनाज के लिए जो भी केंद्र से मदद की आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड में के इस मोटे अनाज को विश्व के पटल पर नई पहचान मिल सके। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी मोटे अनाज की बात की है, तब उसको उत्साहित करने के लिए राज्यों को हर संभव प्रयास करने के लिए कहा गया है, ताकि बढ़ती आबादी के पोषण की पूर्ति हो सके। उत्तराखंड राज्य ने आज श्री अन्न महोत्सव का 4 दिवसीय आयोजन किया है। यह आयोजन मिलेट्स यानी श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में, जागरूकता फैलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह योगदान और बढ़े, जिससे आहार में पोषकता का जो अभाव है वो खत्म हो सके, देश के लोग भी स्वस्थ रह सकें। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेट्स के महत्ता को प्रतिपादित किया। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से छोटे किसान की ताकत बढ़ेगी। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने खटीमा रेंज से अवैध मजार को हटा दिया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार और कोर्ट के आदेशानुसार सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में लोहिया हेड रोड में पॉलीफ्लेक्स कंपनी के पास अवैध रूप से निर्मित एक मजार को जेसीबी के माध्यम से जमींदोज कर दिया गया। इस अवसर पर अधिकारी मौजूद रहे। ये पॉलीप्लेक्स के सामने रिजर्व फॉरेस्ट में एक अवैध रूप से पीर बाबा की मजार बनी हुई थी, उसको हमने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। क्योंकि लगातार सरकार से ये आदेश है कि जितने भी हमारी सरकारी भूमि या रास्ते हैं, उसमें जो अवैध धार्मिक संरचनाएं हैं उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। और माननीय न्यायालय का भी यही आदेश है। उसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हमने आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। फॉरेस्ट विभाग ने चिन्हीकरण किया है, उसकी सूची हमें उपलब्ध करवा रहे हैं और उनके जैसे वो हमसे सहायता मांगे उस हिसाब से पुलिस प्रशासन उनको सहायता देती है।
भूमि या जो कि हमारी सरकारी भूमि है उसमें जो अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध वन विभाग प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग से लगातार उसकी बेदखली कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज जो उत्तरी वन बसा कक्ष संख्या 2 में खटीमा रेंज के अंतर्गत एक अवैध धार्मिक संरचना जो पाई गई थी उसे मुक्त किए जाने की कार्रवाई की गई। इसमें जो हमारे प्रभाग के अंतर्गत है सभी चिन्हित क्षेत्रों में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अमल में लाने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी, जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। देश में गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है, जिसके लिए सरकार ने 2023-24 में कुल 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। लेकिन किसानों की सरकारी रेट अच्छे न मिलने से उन्हें निजी एजेंसियों को गेहूं बेचना पड़ रहा है, जिसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला है, जहां 8.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन के लिए उम्मीद थी, लेकिन सरकार किसानों को आकर्षित करने में विफल साबित हुई। क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि प्राइवेट एजेंसियां किसानों को ज्यादा मूल्य दे रही हैं, इसके चलते अभी तक कुमाऊं से मात्र 121 कुंटल गेहूं खरीदा गया है। ये रबी खरीद जो है 2023-24 का, इसमें गेहूं खरीद की जो टारगेट है हमारे टोटल उत्तराखंड का 2 लाख मीट्रिक टन था। गेहूं का जो रेट है, समर्थन मूल्य है, वो 2125 रुपये पर कुंटल है। लेकिन मार्केट में इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए जो जितने भी किसान हैं वो बाज़ार भाव को देखते हुए वो जो प्राइवेट जो एजेंसियां जो ले रही हैं उनके पास गेहूं लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली वहाँ से पैसा ज़्यादा मिल रहा है। अभी तक हमारे कुमाऊं में 121 कुंटल मात्र खरीदा गया है। गेहूं अभी तक जैसे मैंने बताया 121 कुंटल मात्र अभी खरीदा गया है। आगे आने की संभावना मेरे को लगता नहीं कि आएगा। यदि प्राइवेट में कुछ रेट कम हो जाए तब जाके सरकारी कार्टों में आ सकते हैं। देश भर में सरकार सभी कैंटोनमेंट क्षेत्रों को नगरपालिका और नगर निगम में बदलने की तैयारी कर रही है। छावनी क्षेत्र के सिविल इलाके को नगर निगम में शामिल करने की कवायद की जा रही है। सरकार के इस फैसले से कैंटोनमेंट क्षेत्रों में रह रहे लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जहां रक्षा मंत्रालय का बड़ा बजट अक्सर कैंट क्षेत्रों में खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से फैसला किया गया है। बोर्ड ऑफिसर्स का कहना है कि इस फैसले से देहरादून कैंट क्षेत्र भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित हो सकेगा। हमारे पार्षद होते हैं, वो पार्षद अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो डिमांड आ रही है पूरे देश से कि हमें नगर पालिका बनाइए, तो सिविल एरिया को नगर पालिका बनाने के लिए हमने कहा भी है, पब्लिक डोमेन में भी आ गया है कि हम वो ज़मीन को फ्री दे देंगे, उसकी सड़कें फ्री दे देंगे, उसके भवन फ्री दे देंगे। जो भी एसेट्स हैं उनको हम विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कीमत नहीं लेंगे। पहले ये तय था कि जो कीमत बनती है वो कंसर्निंग राज्य सरकारें दें, लेकिन उसको भी हमने संशोधित करके ये कहा है जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनसे कुछ जानकारियाँ चाहिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास संबंधित राज्य सरकारों से उसका कोई उत्तर नहीं आया है। जैसे ही राज्य सरकारों से उत्तर आ जाएगा तो तुरंत इस पर कार्रवाई हो जाएगी। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। मंदिर समिति प्रभारी ने उन्हें अंगवस्त्र प्रसाद भेंट किया। वहीं बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में यात्रा सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए बीकेटीसी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरिद्वार महापौर प्रतिनिधि के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच उन्होंने बताया कि नगर निगम हरिद्वार की संपत्ति देवपुरा स्थित आवास पर बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियों में पाई जाने और बिना बिजली कनेक्शन के बिजली चोरी सहित तमाम समस्या को लेकर नगर कोतवाली थानाध्यक्ष से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जो एक चिंता का विषय है।
उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में यातायात कर्मियों को तीर्थ यात्रियों से भरी बस हाई स्पीड में आते हुए दिखी, जिसे उन्होंने रोक कर चेक किया तो बस चालक शराब के नशे में पाया गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 185 एक्ट के तहत चालक को गिरफ्तार कर लिया और तीर्थ यात्रियों को कैलाश आश्रम उत्तरकाशी में रुकवाया गया। बता दें कि बस में मध्य प्रदेश के 40 श्रद्धालु सवार थे, जो कि मध्य प्रदेश से चारधाम यात्रा पर आए हुए थे। वहीं सभी श्रद्धालुओं ने यातायात कर्मियों की सक्रियता की प्रशंसा करते हुए पुलिस कर्मियों का आभार प्रकट किया। में पिछले 22 दिनों से यात्रा चल रही है और अभी तक लगभग 3,33,000 यात्रियों ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सकुशल यात्रा कर ली गई है। और जो उत्तरकाशी पुलिस है सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी का वाकया आज देखने को मिला जब हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र नाथ अपनी टीम के साथ रैंडम चेकिंग कर रहे थे देवीधार में, और उन्हें वहाँ पे एक बस बड़ी अनियंत्रित होके जा रही थी। उसको जब उन्होंने रोका तो पाया गया कि ये शराब भी पिया हुआ था। उसके तुरंत हमने उस चालक को पुलिसकर्मियों ने पकड़ा और उसको 185 MV एक्ट में गिरफ्तार करके कोतवाली उत्तरकाशी ले जाया गया। इससे ये देखने को मिलता है कि जो उत्तरकाशी पुलिस है बहुत ज़्यादा सतर्क है और हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सूझबूझ से 40 यात्रियों जो जिनकी जान आगे खतरे में पड़ सकती थी, इस तरह से हादसे को हमने टाला। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। इसके अलावा 2025 तक मेडिकल के कई क्षेत्रों में नियुक्ति की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी मेडिकल कॉलेज में 25 करोड़ की लागत से तैयार किए गए ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं और वो वर्षवार रखे जाएंगे सर। अभी हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जितने लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है, इनके भी लगभग 350 पदों की नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बन गया हमारा। उसका भी बहुत जल्दी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। MRI मशीन भी यहाँ गई है और बहुत जल्दी उसका भी हम लोग विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड और सहारनपुर के समीपवर्ती गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों का सफाया करने के लिए पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस को बदमाशों के वारदात की सूचना मिली थी। मुठभेड़ में चली गोलीबारी में एक बदमाश घायल हुआ है, वहीं दूसरे को कॉम्बिंग में गोली लगी है। मौके पर आला अधिकारी रवाना हुए हैं। रानीपुर विधानसभा के ग्राम रावली महदूद के मुख्य मार्ग पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इन सड़कों से गुजरने वाले राहगीर भी अब इससे परेशान होने लगे हैं, क्योंकि सड़क के दोनों ओर गंदा पानी हमेशा बहता रहता है, लेकिन यहां गंदे पानी की निकासी के प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस गंदे पानी से यहां मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं, जिससे लोगों में ज्यादातर बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि बीमारियां पैदा हो जाती हैं। टाइम हो गया, कम से कम करीबन 3-4 महीने हो गए, कोई उठा ही नहीं रहा इसको। ये दूर कहाँ पे होएगी? ये भाई जी, ये इसमें पुलिया में थोड़ा घूम है ना, तो निकल नहीं पा रहा पानी, इसमें पास नहीं हो पा रहा पानी। ये पुलिया जब लोग टूटेगी नहीं तब लोग ठीक नहीं हो पाएगी, नहीं कचरा निकल पाएगा इसका, नहीं कोई नहीं आता भाई जी। 1 महीने पहले मैंने सफाई कराई थी, वहाँ पे लगातार सफाई कराई थी और उस सफाई होने के बावजूद लगातार जो गंदगी करने का काम करती है वहाँ की जनता करती है। उस जनता को सोचना चाहिए। घर घर से जब कूड़ा एकत्रित किया जाता है, हमारे गांव के अंदर घर घर से कूड़ा लेने की व्यवस्था की गई, जो उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 पे इस गांव के अंदर है। तो जो किराएदार लोग हैं, मकान मालिकों को अपने किराएदारों को समझाना चाहिए कि जो कूड़ा है वो बाहर ना फेंके। आते जाते राहगीर जो साइकिल से किराएदार जाते हैं, साइकिल पे कूड़ा हाथ में ले लिया, अरे ऐसे फेंक दिया, ये गलत व्यवस्था है। तो ये मकान मालिकों को समझाना पड़ेगा। इसके लिए आम जनता को और जो यहाँ पे लोग निवास करते हैं उनको खुद जागरूक होना पड़ेगा। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिंदू सिख आस्था संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जोशीमठ गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम
और श्री हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारों को भव्य रूप से सजाकर फूल मालाओं के साथ सजाया गया है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी 20 मई को हेमकुंड साहिब धाम के कपाट खुलने से पूर्व यात्रा सुचारू ढंग से चलाने के लिए हर संभवत कोशिश में जुटी हुई है। 17 मई को ऋषिकेश गुरुद्वारे से राज्यपाल उत्तराखंड और सीएम धामी की उपस्थिति में हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधन के निर्देशन में इस साल की श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पहले जत्थे को पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड के लिए रवाना किया जाएगा। सभी गुरुद्वारे में संगतों की पूरी व्यवस्था की गई है। चंपावत में एक महिला पेड़ से काफल तोड़ने के लिए चढ़ी थी। इस दौरान वो 40 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फायर रेस्क्यू टीम बुलाई गई, जिसने महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। में एक महिला थी, तो वो काफल तोड़ने पेड़ पे चढ़ी थी, तो उसका पैर फिसल गया। तो पैर फिसलने से वो गिर गई 40 फीट नीचे गहरे गड्ढे में। तो अब जब गहरे गड्ढे में जब गिरी तो वो निकलने में असमर्थ थी। गांव के लोग काफी इकट्ठा हो गए, कोशिश सभी कर रहे थे। जब वहां पर सूचना मिली तो हमारी टीम तुरंत पहुंची, और तुरंत पहुंचने पर जो हमारे जो रेस्क्यू उपकरण होते हैं उसके द्वारा उस औरत को निकाला गया। महिला की जान बचाई, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, और पैर फ्रैक्चर होने पर 108 की मदद से उनको हॉस्पिटल तुरंत रवाना किया गया। उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और 30 जून तक सरकार के पास कमिटी ड्राफ्ट भी आ जाएगा। यूसीसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यूसीसी का सहारा ले रही है, तो वहीं प्रदेश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के विकास में रोड़ा बन रही है। कभी कांग्रेस यूसीसी का समर्थन करती है तो कभी विरोध। कांग्रेस को खुद पता नहीं कि सरकार के निर्णय से आम जनता को कितना लाभ पहुंचेगा। बिना पार्लियामेंट में पास हुए, राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए और राष्ट्रपति को जाता है, तब ये होता है। राज्य का विषय ही नहीं है, क्योंकि ये संघीय ढांचा है हिंदुस्तान का। अलग अलग राज्य इसमें हैं और अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग नियम कानून, अलग अलग जातियों के वो बटे हुए हैं। तो इसमें ये संघ का विषय है और संविधान में इसके लिए प्रदत्त धाराएं हैं, उसका अनुपालन होना जरूरी है। ये तो केवल और केवल अपनी नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र ये है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने चुनाव में जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। चर्चा के उपरांत, सेमिनार वर्कशॉप के उपरांत, सभी जो सुझाव आए हैं उसके उपरांत सरकार ने ये निर्णय लिया है और अब उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 31 जून तक वो तैयार हो जाएगा। हमारा कमिटमेंट है, हम संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है समान नागरिक संहिता लागू की, हम उस व्यवस्था को लागू करेंगे। कांग्रेस के मित्र कभी इसकी प्रशंसा करते हैं, कभी इसकी आलोचना करते हैं। उन्हें स्वयं ये नहीं मालूम कि समान नागरिक संहिता लागू करने से प्रदेश और देश में सभी लोगों को एक समान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर न्याय मिलेगा, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।